गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सबका स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। प्रीवियस क्लास में मैं आपको टीएस 10th एक रिव्यू गया इंडिया का। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्लास। हम आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया था कि हम ट्राइक्सियल टेस्ट और डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस डायरेक्ट शेयर टेस्ट एंड अ ट्राइक्सियल टेस्ट। बात करते हैं कि ये जो दोनों दोनों टेस्ट होते हैं, हम जो कैलकुलेट करते हैं वो सी और फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन सारे कॉन्सेप्ट में हमें ये सीखना है कि हाउ टू बी कैलकुलेट द सी एंड फाई वैल्यू। तो ये सी एंड फाई वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरह के लैग हो रहा है। देखिए अब से चल रहा है क्या? मेरी आवाज सभी को आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? लैग कर रहा है सर? एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। क्लियर है सभी को? आप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मुझे लग रहा है मैं 10 मिनट से कहीं और ही पढ़ा रहा हूँ। आपके किसी कमेंट नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा 10 मिनट से मैं कहीं और ही पढ़ा रहा था क्लास का। चलो कोई बात नहीं, करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं हम आपके पास। अब हम बात करेंगे आपके पास डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के बारे में कि हाउ टू बी कैलकुलेट द सी एंड फाई वैल्यू। सी एंड फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है आपके पास डायरेक्ट शीयर टेस्ट। डायरेक्ट शीयर टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमने एक स्पेसिमेन को लिया, इस स्पेसिमेन के ऊपर यहां से एक नॉर्मल लोड लगाया, यहां से आपका शीयर लोड लगाया, और इस नॉर्मल लोड के लिए यहाँ पे एक डायल गेज भी लगा दिया जो आपकी रीडिंग को कैलकुलेट करेगा। दूसरा दूसरा हम बात करते हैं, जो मेरे पास ये आपका शीयर वाला लोड है, इसकी वजह से आपका मेंबर कितना इधर खिसकेगा उसको हमने चेक किया, और उसके लिए हम एक रिंग लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविंग रिंग। प्रोविंग रिंग बोलते हैं, जिससे हम आपके शीयर का डिफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इस कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। जैसे हम जब एक ये नॉर्मल लोड लगा रहे हैं, नॉर्मल लोड डिवाइड बाय एरिया, यहां से आपकी नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगी। शीयर लोड मेरे पास जो है डिवाइड बाय द एरिया, यहां से हमें टाउ कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज टाउ वैल्यू। तो यदि मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं टाउ बराबर सी प्लस के सिग्मा इंटू 10 फाई, तो हमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस के केस में सी और फाई की वैल्यू मिल जाएगी। और यही हम काम करते हैं आपके डायरेक्ट शेयर टेस्ट के अंदर कि जो आपने ऊपर नॉर्मल लोड लगाया उसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस, और शेयर लोड लगाया उसकी वजह से शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद हम यहां से सी एंड फाई की वैल्यू को डिफरेंट अलग अलग कंडीशंस में कैलकुलेट कर सकते हैं। यही काम किया जाता है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। जैसे हमको पता होता है पहले से ही कि आपका जो प्लेन है वो फेल करेगा, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि आप कितना ही लोड लगा लो, कितनी कंडीशंस कर लो, सॉइल तो आपकी इसी कंडीशंस के अबाउट फेल करेगा। ठीक है, तो वर्टिकल लोड इज अप्लाइड फर्स्ट, देन द हॉरिजॉन्टल लोड इज अप्लाइड। पहले आप वर्टिकल लोड को लगाते हैं फिर हॉरिजॉन्टल को। दूसरा, फेलियर प्लेन जो मेरे पास है वो आपका पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम वीकेस्ट प्लेन बोलेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। शीयर डिफॉर्मेशंस कैलकुलेट करने के लिए प्रोविंग रिंग, नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपका डायल गेज लगा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशंस हम कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में कुछ खामियां हैं। जैसे ये जो टेस्ट है ये सिर्फ ड्रेन्ड कंडीशन में चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब जिन सॉइल के अंदर पोर वाटर प्रेशर 0 होता है, जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल की कंडीशंस में, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। कल को आपके पास क्ले सॉइल बनेगी जहां पे पोर वाटर प्रेशर तो बनेगा, उस केस में हम इस टेस्ट को नहीं कर सकते। अब एक बात तो बताओ, जब आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस माइनस के पोर वाटर प्रेशर के बराबर हो जाती है, तो क्या उस कंडीशन में जब पोर वाटर प्रेशर 0 हो गया तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या टोटल स्ट्रेस के बराबर नहीं हो जाएगी? इफेक्टिव स्ट्रेस आपकी टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम इस टेस्ट को बहुत ज्यादा क्विक बोलते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस में आपका पोर वाटर प्रेशर 0 हो जाता है, बनता नहीं है, और आप जल्दी अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल और इजी टेस्ट होता है। डिसएडवांटेज यही है इसके अंदर कि इसके अंदर डेंस कंडीशंस अलाउड नहीं होता है, पोर वाटर प्रेशर को आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आपको पोर वाटर प्रेशर को 0 एज्यूम करना पड़ता है। दूसरा, फेलियर प्लेन आपको पहले से ही डिफाइंड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, स्ट्रेस का जो यूनिफॉर्मिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, जिसमें फेलियर जो स्टार्ट होगा वो एज पे होगा
और फिर धीरे धीरे वो आपके सेंटर की तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब पहले जो सोइल आपका फेल करेगा वो बाहर वाले एरिया से फेल करेगा, फिर वो आपका अंदर की साइड जाएगा। मतलब बड़ी वैल्यू बाहर रहेगी, छोटी वैल्यू अंदर रहेगी, उस कंडीशंस पे काम करता है। और ये सारे आपके पहले से ही डिफाइंड होते हैं। आप एक बार बताओ, जब हमने यहां पे नॉर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट की, सिग्मा एन कैलकुलेट किया, तो मैंने बोला एन अपॉन ए कर दो। फिर मैंने आपका टाउ बोला, तो मैंने बोला टी अपॉन ए कर दो। तो दोनों केस में जो आपका एरिया ऑफ स्पेसिमेन वो आप सेम मान रहे हैं, जबकि सेम तो नहीं होने वाला। आप अपने नॉर्मल लोड पे बोल सकते हैं कि आपका एरिया ये वाला हो सकता है, ये वाला आपका एरिया हो सकता है, लेकिन शियर के केस में तो आपको ये वाला एरिया लेना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी आपने इस वाले एरिया पे काम किया, तो इट इज नॉट डिफाइंड कंडीशंस, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरा, जो आपका प्रिंसिपल प्लेन है उसकी डायरेक्शंस पहले से ही हमें पता होगी। यदि हम उसको पहले से एज्यूम करके चलेंगे कि भाई आपका सैंपल इसके अबाउट फेल करेगा, तो हमें फिर प्रिंसिपल प्लेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आपका वीकेस्ट प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि जो सॉइल है वो वहां पे फेल करती है जहां पे वीकेस्ट प्लेन होता है। पर आप पहले ही बोल रहे हो सॉइल यहाँ पे फेल करेगी, तो हो सकता है कि कल को ये वीकेस्ट प्लेन ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन सब कंडीशंस को दूर करने के लिए जो आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट था उसमें जितने भी आपके डिसएडवांटेजेस थे उनको दूर करने के लिए ट्राइक्सल टेस्ट को बनाया गया। ट्राइक्सल टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहले हम आपके सॉइल के स्पेसिमेन को लेके आते हैं, उसके ऊपर एक रबड़ की मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर रबड़ की मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे। फिर यहां पे एक लोड पी लगाते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं सिग्मा 3, दैट इज कॉल्ड द सिग्मा 3। ये आपका हर डायरेक्शन में लगती है, सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3, ये आपकी हर डायरेक्शन में लगेगी, और इसी को हम ट्राइएक्सियल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। दिस सिग्मा 3 इज इक्वल्स टू ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल स्ट्रेस मेरे पास यही होती है, क्योंकि ये आपको ये तो 2D दिख रहा है, लेकिन ये 3D डायरेक्शंस में हर डायरेक्शन से आपकी स्ट्रेस लगनी होंगी। इस सिग्मा 3 को ही हम कन्फाइंग प्रेशर्स, कन्फाइंग प्रेशर या फिर सैल प्रेशर के नाम से जानते हैं, सैल प्रेशर के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपकी जो सिग्मा 3 लग रही है इसकी वजह से सोइल कभी भी फेल नहीं करेगी, अभी कोई भी स्ट्रेस के अंदर डेवलप नहीं हुई, बस इसको कन्फाइंड कर दिया है। ठीक है, चारों तरफ से हमने इसको कन्फाइंड कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अभी जब सोइल आपकी शेयर में फेल करेगी तो इसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा लोड ओ लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। इसको लगाते ही आपकी सोइल शेयर में ऐसे फेल कर जाएगी, आपकी जो सोइल है वो शेयर में ऐसे फेल कर जाएगी। तो उस कंडीशंस में हम ये डेविएटर स्ट्रेस हम बोलते हैं, या इसको हम एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं और एक्सियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली आपकी जो सॉइल है वो फेल करी है शेयर में। फिर जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो सिग्मा 3 को हम सिग्मा 3f देते हैं, और सिग्मा 3f प्लस सिग्मा d को हम सिग्मा 1f के नाम से जानते हैं। तो ये जो सिग्मा 3f है, जो आपका सिग्मा 3f है, जो सिग्मा 1f है, इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से इसको जानते हैं, और इसको हम जानते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको सिग्मा 3f सिग्मा 1f को ही कैलकुलेट करना होता है। एक बार ये कैलकुलेट कर जाएगा तो आप c और phi की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट वाइडली टेस्ट होता है, इसमें आप अपने ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आप ड्रेन्ड और अनड्रेन्ड कंडीशंस दोनों पे काम किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सोइल वहीं पे फेल करेगी जो आपका वीकेस्ट प्लेन होगा, यहां से आपका प्लेन पहले से ही डिसाइड नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट वो होता है जब आप एक ऐसी सोइल लेके आओ जिसके अंदर कन्फाइंग प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्मा 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंग प्रेशर्स। उस कंडीशंस में यदि आप अपने मोर सर्कल को बनाएंगे तो वो मोर सर्कल आपके सेंटर से पास करेगा। ये आपका हो जाएगा क्या, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द सिग्मा डेविएटर, क्योंकि आप सिग्मा 3 को ऐड ही नहीं करेंगे तो ये सिग्मा डेविएटर ही हो जाएगा। इसी को हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के नाम से भी जानते हैं।
तो यहां से हम ये Cu की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई की वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि क्या है, इस केस में जब सिग्मा 3 0 होता है या अनड्रेन कंडीशन में काम करते हैं तो वहां पे फाई मोबिलाइज नहीं हो पाता है। और जब तक फाई 0 होगा तब तक कंडीशंस अनड्रेन्ड रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका एक अनड्रेन टेस्ट है, इसको हम अनकन्फाइंड टेस्ट बोलते हैं। इसमें सिग्मा 3 0 होता है, इसमें पानी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको अनड्रेन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आपके Cu की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो आपका हो जाएगा UCS/2। ठीक है, Cu की वैल्यू आपकी जाएगी UCS/2 से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बात करेंगे वेन शियर टेस्ट। वेन शियर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, अब तक जो हमने टेस्ट किया वो सोइल आपकी कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टिफनेस थी। कल को आपके पास एक ऐसी सोइल मिल जाए जो सॉफ्ट है, और उस केस में उसकी शियर स्ट्रेंथ या फाई को कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो उस केस में हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को निकाल नहीं पाएंगे, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल को निकाल नहीं पाते हैं। तो वेन शियर टेस्ट ये कैलकुलेट करके देता है कि आपका अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, साथ में ये सोइल की शियर स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करेगा, साथ में ये सोइल का सेंसिटिविटी को भी डिस्क्राइब करेगा। इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये यहां से यहां तक आपका डायमीटर d है और ये हाइट इसकी यहां से यहां तक की h है। ये टॉक t लग रहा है। तो इसका ऐसा डायग्राम बनता है। इस डायग्राम के बेसिस पे हम इसको लेके जाते हैं। इसका लोअर वेन और अपर वेन यदि दोनों शेयरिंग में काम आ रहा है, मिट्टी को खोदने में काम आ रहा है, तो फिर हम आपका पहले वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जो आपका टाउ एफ हम इसको बोल देते हैं या इसको सी बोल सकते हैं। ये आपका h/2 + d/6 हो जाता है। यदि सिर्फ आपका लोअर वेन काम कर रहा है, अपर वेन काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे। अंतर इतना है बस इसमें, इसका d h/2 + d/6 है, इसका h/2 + d/12 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जब आप ये टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर हम सेंसिटिविटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी सॉइल का अनडिस्टर्ब्ड स्ट्रेंथ और रिमोल्डेड स्ट्रेंथ दोनों कैलकुलेट हो जाती है वेन शियर टेस्ट से। लेकिन वेन शियर टेस्ट हमेशा सिर्फ सॉफ्ट क्ले में यूज किया जाएगा। जो आप ये वेन शियर टेस्ट यूज करते हैं उसमें लैब में और फील्ड में जो ये कैलकुलेशंस आप करेंगे उसमें हाइट ऑफ वेन की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यदि आप लैब की बात करेंगे तो 20 mm की मेरे पास हाइट होगी, डाया आपका 12 mm होगा और थिकनेस आपकी 0.1 से 1 mm के बीच में पाई जाएगी। यदि आप फील्ड साइज की बात करेंगे तो 10 से 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच में ये पाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ वेन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेक्सडल टेस्ट। अब C5 को कैलकुलेट करने के डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा। इसको हम दो स्टेज में करते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम बोलते हैं कि आपने पानी को बाहर निकलने दिया, जब पानी बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम चेंज तो होगा, तो फिर आपने सेकंड स्टेज में वॉल्यूम को चेंज होने दिया या नहीं होने दिया, ये कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में यदि ड्रेनेज अलाउड है, यदि पानी बाहर निकलता है, तो कंसोलिडेशन की डेफिनेशन ये होती है कि एक्सपेल आउट ऑफ वाटर, कि आपके सोइल के अंदर से पानी के बाहर निकलने के रेट को ही हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो यदि पानी बाहर निकला तो कंसोलिडेशन, पानी बाहर नहीं निकला तो अनकंसोलिडेटेड। यदि वॉल्यूम चेंज हुआ तो मतलब बाहर निकले हुए पानी को आप मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रेन्ड कंडीशंस। यदि वॉल्यूम चेंज होगा तो ड्रेन्ड होगा, यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो अनड्रेन्ड कंडीशंस पाई जाएगी। अब यहां से हम इससे 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 और इससे इससे ये तीन तरह के टेस्ट बनाते हैं। जैसे हम बोलते हैं CD टेस्ट, फिर हम बोलते हैं CU टेस्ट, फिर हम बोलते हैं UU टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो इस फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में पानी के बाहर निकलने और वॉल्यूम के चेंज होने के कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट केस आपका बनता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, और इसको हम बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। ये तीन तरह के टेस्ट है जिसमें हम काम करते हैं। चौथा टेस्ट नहीं बन सकता। आप ये बोलो कि अनकंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हो सकता है, नहीं। यदि आपका ड्रेन अलाउ नहीं है तो कोई भी वॉल्यूम चेंज तो होगा ही नहीं। इसलिए कभी भी
ऐसे बोल सकते हैं कि आप यूडी टेस्ट बन सकता है, यूडी टेस्ट कभी पॉसिबल है ही नहीं। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको एक बार पढ़ लीजिए आप। जैसे कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड है, मतलब ड्रेनेज अलाउड है। जब ड्रेनेज अलाउड है दोनों कंडीशंस में, तो पोर वाटर प्रेशर क्या बनेगा आपके सॉइल के अंदर? तो पोर वाटर प्रेशर नहीं बनता है। इन सॉइल के अंदर कोई भी पोर वाटर प्रेशर बिल्टअप ही नहीं होगा, सारा पानी बाहर ही निकल जाना है। दूसरा, इसलिए हम यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस पे काम करते हैं। जब हम इस पे इफेक्टिव स्ट्रेस पे काम करते हैं, तो जब ड्रेन टेस्ट पे आप काम करेंगे, तो आप पानी को बाहर निकलने या पानी को रिड्यूस टू जीरो करने का टाइम लगाएंगे। जब टाइम लगाएंगे तो ये टेस्ट आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक करता है। आपकी सोइल के अंदर जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसको चेक करता है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, क्योंकि इसको करने में बहुत समय लगेगा, और जब समय लगेगा तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चेक करेगा, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को चेक नहीं कर पाएगा। बात करते हैं कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट वो होता है ये जहां पे आपकी सोइल के अंदर सडन ड्रो डाउन हो गया हो। मान लो कैसे, मान लो आपका ये एम्बैंकमेंट था, यहां पे एक सोइल आपने बैकफिलिंग करी थी। अब कल को आपने क्या किया, कल को आपने इसको बाहर निकाल लिया, बैकफिलिंग वाली सोइल को बाहर निकाल दिया। तो सोइल पहले कंसोलिडेट थी, लेकिन बाद में जैसे आपने इसमें से इसके वेट को कम किया तो इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो पाएगा, या कहीं पे ग्लेशियर पिघल गए, या कहीं पे आपका लोड पहले लगा हुआ था फिर लोड आपने हटा लिया, सडन ड्रो डाउन कंडीशंस हो गई। क्या हो गई? सडन ड्रो डाउन, सडन ड्रो डाउन कंडीशंस हो गई। तो उस केस में हम जो यूज करते हैं वो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 2 घंटे। 2 घंटे में आपको रिजल्ट देके देता है। सेकंड वाला जहां पे हम बोलते हैं अनड्रेन, फर्स्ट वाले में 24 घंटे लगते हैं, सेकंड वाले में 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट केस में पानी अलाउड है, सेकंड केस में अलाउड नहीं है, तो सेकंड केस में 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी पानी को निकलने का रेट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समय लगेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चेक द स्टेबिलिटी सडन अनलोडिंग कंडीशंस पे चेक करता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट वो होते हैं जिसमें आप अपने पानी को अलाउड नहीं करते हैं, या ड्रेनेज को अलाउड नहीं करेंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों में। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस केस में आप टोटल स्ट्रेस के पैरामीटर्स पे काम करेंगे, और ये क्विक टेस्ट होता है, 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट देगा। तो जब भी हम आपकी सॉइल की शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, या अभी आपने बिल्डिंग बनाई तुरंत आपको चेक करना है, उस केस में आप यूयू टेस्ट करेंगे, आपको 15 मिनट के अंदर ये रिजल्ट निकाल के देता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सॉइल लिक्विफेक्शंस। जो आपने पढ़ा था पाइपिंग कंडीशंस, जो आपने पढ़ा था क्विकसैंड कंडीशंस, वैसे ही आपका सॉइल लिक्विफेक्शन होता है, लेकिन ये आपकी सैचुरेटेड सॉइल में पाया जाता है। सैचुरेटेड सॉइल में और लूज सैचुरेटेड सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे होता है, यहां पे आपकी जो इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो रिड्यूस टू जीरो हो जाती है। कोई ब्लास्टिंग हो गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे कोई शॉकिंग कंडीशंस आ गई, उनकी वजह से सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है, उसी को हम सॉइल लिक्विफेक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा कि जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस किया उसके हिसाब से हम इस कंडीशंस पे निकल के आए कि हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसपे हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सिग्मा 1f इक्वल्स टू सिग्मा 3f tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस के 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस के 5/2। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपके इस मोर सर्कल से ही निकल के आता है। यदि आपको सिग्मा 1f और सिग्मा 3f की वैल्यू दे रखी है तो आप यहां से अपने c एंड फाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन में आपको, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा, सेकंड क्वेश्चन, यदि आपको क्वेश्चन में पोर वाटर प्रेशर दे रखा है, पोर वाटर प्रेशर दे रखा है, तो उस केस में आपका सिग्मा 1f बार जो बनेगा वो सिग्मा 1f में से आप पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर दीजिए। सिग्मा 3f बार जो बनेगा वो सिग्मा 3f में से आप पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर दीजिए, और फिर वहां से जो आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो c डैश इंटू 5 डैश हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कल को यदि आपके पास प्योरली क्ले सॉइल है, प्योरली क्ले सॉइल है, तो उस केस में फाई की वैल्यू 0 होगी। यदि आपके पास कोहेजन लेस सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, तो उस केस में c की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस बनते हैं।
फिर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि बताओ सी और फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट करो। तो जब आपकी अनड्रेन्ड कंडीशन है, थर्ड केस अनड्रेन्ड कंडीशन है या फिर आपकी ड्रेन्ड कंडीशन है, तो आपको समझ जाना है कि जब आपकी अनड्रेन्ड कंडीशंस होगी तो आपको टोटल स्ट्रेस पे काम करना है, और जब आपकी ड्रेन्ड कंडीशंस होगी तो आपको इफेक्टिव स्ट्रेस पे काम करना है। इफेक्टिव स्ट्रेस पे काम करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लियर सभी को? नींद तो ना रही बालको? ठीक है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। कई बार आप अपने फील्ड में पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर पाते पोर वाटर प्रेशर को, तो उस केस में हमें आर्टिफिशियल्स या स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट पे काम करना पड़ता है। तो ये जो आपके यहां पे जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्कैम्पटन स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट। पोर प्रेशर कोफिशिएंट क्या हो? हम यहाँ पे स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं। एंड हाउ टू बी कैलकुलेट दिस थिंग्स, उसके लिए आपको एक डेरिवेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप वो सीख लेंगे तो फिर आप कभी मार नहीं खाएंगे। एक मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, तो बेसिकली आपके स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट के अंदर आप ए एंड बी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ए एंड बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस के डेल्टा सिग्मा 3। इस पूरे फॉर्मूले पे काम किया जाता है जहां पे हम आपके डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जहां पे हम आपके डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। अब यहाँ पे जो ए एंड बी होगा, इसी को हम स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट बोलते हैं। उसकी वजह से हम आपकी सॉइल के अंदर पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि आपको ए एंड बी पता चल जाएगा। अब मान लो फर्स्ट स्टेज आपकी ये है फर्स्ट स्टेज आपकी ये है, यहां पे जीरो प्रेशर, यहां पे आपका जीरो प्रेशर, जीरो प्रेशर, जीरो। सेकेंड स्टेज आपकी ये है, जहां पे आपका यहां पे सिग्मा 3, यहां पे सिग्मा 3, यहां पे सिग्मा 3 और यहां पे सिग्मा 3। और जो आपकी थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज है, उस केस में यहां पे सिग्मा 3, उसके साथ आपने एक डेविएटर स्ट्रेस और ऐड करा दी, यहां पे सिग्मा 3, यहां पे सिग्मा 3। तो कुल मिला के आपकी ये तीन स्टेज में ये टेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपकी बी की वैल्यू को कैलकुलेट करता हूं और मैं आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे काम करता हूं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे काम करता हूं। अभी जो डेल्टा है ना, ये चेंज है। जो डेल्टा सिग्मा 3 है उसका मतलब है चेंज इन कन्फाइंग प्रेशर, चेंज इन कन्फाइंग प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही आपका जो डेल्टा सिग्मा 1 है वो क्या है मेरे पास, चेंज इन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये तो मतलब है इस चीज का, डेल्टा का मतलब तो यही हुआ ना, वी विल वर्क ऑन दिस। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा मतलब यही होता है कि आपके वैल्यूज कितनी कितनी है। अब मुझे बताओ, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे काम करूं, व्हेन वी वर्क ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, तो उस केस में
डेल्टा यू को मैं डेल्टा यू 1 लिखता हूं, इसकी वैल्यू बी रखता हूं। अब मुझे बताओ इस केस में ये आपका जो बी है पूरे के साथ में है, ठीक है, ये आपका जो बी है पूरे के साथ में है, तो बी मैंने बाहर लिखा। डेल्टा सिग्मा 3 के लिए बताओ कितनी होगी, डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू पहले 0 थी फिर सिग्मा 3 हो गई, तो क्या ये सिग्मा 3 माइनस के 0 नहीं हो जाएगी, प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, डेल्टा सिग्मा 1 मतलब मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे जो स्ट्रेस लग रही है, तो पहले वो 0 थी अब सिग्मा 3 हो गई, और सिग्मा 3 ये भी आपका सिग्मा 3 हो गई। देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। देखो डेल्टा सिग्मा 3 पहले आपकी फर्स्ट स्टेज में हर एक पॉइंट पे 0 0 0 स्ट्रेस लग रही थी, तो यदि मुझे डेल्टा सिग्मा 3 लिखना है तो सिग्मा 3 बाद में लगी, पहले आपकी 0 लगी, ठीक है। तो डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू सिग्मा 3 माइनस के 0 हो गया। फिर डेल्टा सिग्मा 1 कितना हुआ मेरे पास, पहले आपकी इस, ये तो मैंने इसकी बात करी, इसकी बात इस वाले प्लेन की जो आपका माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे आपकी मेजर स्ट्रेस लग रही होगी, तो जो सिग्मा 1 का होगा वैल्यू मेरे पास वो यहां पे 0 है, यहां पे सिग्मा 3 है, तो क्या ये वैल्यू भी आपकी सिग्मा 3 हो जाएगी, और माइनर भी आपकी सिग्मा 3 हो जाएगी, क्योंकि इस स्टेज में माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपकी सेम ही होती है, क्योंकि यहां पे हमने कन्फाइंग प्रेशर ही लगाया था। तो जब कन्फाइंग प्रेशर लगाएंगे तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 0 हो जाएगी। तो क्या आप यहां से बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा U1 इंटू सिग्मा 3, ये आपकी बी की वैल्यू हो गई। इस बी की वैल्यू को हम 0 रखते हैं इन द केस ऑफ ड्राई सॉइल, और इस बी की वैल्यू को हम रखते हैं 1 इन द केस ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। होता है नहीं होता ऐसा, कुछ तो बोल दो यार मेरे मित्रों, कुछ तो आप बोलिए। हे मित्र, हे परम पूज्यनीय छात्र, कृपया कुछ बोलिए। एक बार बोल रहा बस हम सर, कुछ सब चुप बैठे हैं, सबने खा ली ना 3 3 4 4 पूरी आज, 5 5 6 6 पूरी पाड़ ली होगी, अब इन्हें नींद आ रही होगी खा के, ठीक है। आज अष्टमी थी ना आज। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की। अब मैं आपकी बी की वैल्यू तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं बेटा, जब कन्फाइंग प्रेशर लग रहा होता है, मुझे बताओ अपने आप, जब आपके पास कन्फाइंग प्रेशर लग रहा होता है तो उस केस में मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या सेम ही रहती है, जब तक कन्फाइंग प्रेशर लग रहा है। तो इस केस को मानो आप, सिर्फ इस केस में सिर्फ कन्फाइंग प्रेशर लग रहा है ना, यहां तो कोई प्रेशर नहीं लग रहा, यहां पे कन्फाइंग लग रहा है, तो मेजर और माइनर पे दोनों पे सिग्मा 3 ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो यदि दोनों पे यही लग रहा है, सिग्मा 3 और सिग्मा 3 ही लग रहा है दोनों पे, तो दैट मीन्स कोई चेंज तो होने वाला नहीं है इस वाले केस में, सेम ही वैल्यू रहने वाली है। इसलिए मैंने सिग्मा 1 की वैल्यू को भी, डेल्टा सिग्मा 1 वैल्यू को भी सिग्मा 3 माना है, और इसकी वैल्यू को भी सिग्मा 3 माना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें, इस स्टेज में और इस स्टेज में, हम लिखते हैं डेल्टा U2, डेल्टा U2 लिखते हैं, ये आपका बी होगा। अब बताओ डेल्टा सिग्मा 3 की वैल्यू कितनी होगी, यदि आप सेकंड और थर्ड स्टेज को चेक करो, अब बताओ इस केस में डेल्टा सिग्मा 3 कितना होगा। तो क्या डेल्टा सिग्मा 3 को हम लिख सकते हैं कि बाद में जो वैल्यू आपके पास बनी वो सिग्मा 3 ही बनी, और पहले भी आपकी सिग्मा 3 ही बन रही थी, तो दोनों मिलाकर तो 0 हो गया, प्लस ए। अब डेल्टा सिग्मा 1 की वैल्यू चेंज हो गई, जब बाद में आपने अपनी सॉइल को शेयर में फेल किया, तो उस केस में स्ट्रेस आपकी थी सिग्मा डी प्लस के सिग्मा 3, और जो पहले स्ट्रेस थी आपकी वो थी सिग्मा 3,
ये तो वैल्यू थी। अब माइनस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 3, देख लीजिए मैंने क्या किया है, देख लीजिए मैंने क्या किया है। यदि मैं सेकंड और थर्ड स्टेज पे काम करूं तो डेल्टा सिग्मा 3 का मतलब यहां भी सिग्मा 3 यहां भी सिग्मा 3, कोई चेंज नहीं, तो ये तो आपका 0 हो गया। अब ए में डेल्टा सिग्मा 1 है, डेल्टा सिग्मा 1 में कितना बना, ये सिग्मा डी प्लस के सिग्मा 3 आपका सिग्मा 1 बना, और इस केस में सिग्मा 1 ये है, तो क्या इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, तो सिग्मा डी में सिग्मा 3 को ऐड किया और सिग्मा 3 माइनस कर दिया, और ये तो 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया और आपका ये वाला पार्ट भी 0 हो गया। तो क्या डेल्टा U2 आपका ए बी सिग्मा डी के बराबर नहीं होगा, ए बी सिग्मा डी के बराबर हो जाएगा। तो क्या उस केस में आप अपने ए की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, डेल्टा U2 अपॉन बी इंटू सिग्मा डी, डी मेरे पास क्या है, डायवर्टर स्ट्रेस है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 होती है इन द केस ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले केस में ये वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, 1 से कम हो जाएगी। तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों फॉर्मूले पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इस पे भी और इस पे भी। ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं। आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे कि ये कैसे आते हैं, मैंने आपको ड्राइव करके दिखा दिया कि ये कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को, तो आज के इतने रखते हैं। कल से आपका स्केड्यूल चेंज होगा, तो मुझे चेंज करना था मैं आपको दिखा दूंगा। पूरा टाइम टेबल आपके टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा कि कल कौन सी क्लास कब चलनी है। कल आपसे आपकी क्लास के अंदर चेंजेस हैं, अभी तक केवल पढ़े थे सर, कोई बात नहीं, ये आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कल मैं आपको सीधा आते ही CS स्ट्रेंथ ऑफ सोइल के क्वेश्चंस लगवाऊंगा और अर्थ प्रेशर थ्योरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे कल की क्लास के अंदर ही, ठीक है। और परसों तक मैं मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि आपकी मैक्सिमम चीजें कंप्लीट हो जाए ट्यूसडे तक, ठीक है। और कल की क्लास का जो टाइम टेबल है वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, और साथ में जिनको जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं है वो जाके टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी ये स्केड्यूल डल जाएगा कि क्लास का टाइमिंग क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो कल थोड़ा चेंज है, एक बार आप देख के आ रहा है क्लास को, सुबह 9 बजे से क्लास स्टार्ट होंगी कल, ठीक है। हाँ आज RCC नहीं है, आज RCC क्लास तो है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। तो कल से सारी चीजें आपकी स्टार्ट होंगी, क्लियर है। टेलीग्राम पे जो चैनल है, ग्रुप नहीं है चैनल है, अवनीश शर्मा के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको अपनी क्लास का स्केड्यूल मिल जाएगा। तो RCC जो क्लास है कल से वो 6 घंटे की हुआ करेगी, ठीक है, 5 से 6 घंटे क्लास आपकी RCC की होगी, कल से धुआंधार क्लास चलेगी। हाँ बेटा कर लो यार, देखो ठीक है, आप परेशान मत होना, आज RCC क्लास नहीं है, आज कोई RCC क्लास नहीं है, आज संडे था, संडे को मैं यहाँ मंडे बनाने आया हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो कल आपके पास क्या होगा, कल आपको मिल जाएगा पूरा स्केड्यूल, और 6 घंटे क्लास आपकी RCC की होगी, फिर मेरी होगी, फिर एक BMC क्लास भी होनी है, तो पूरा टाइम टेबल हम आपको दिखा देंगे। सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, एक बार कस्टमर केयर पे बात कर लीजिए, जो आपका टेक्निकल नंबर है, तो आप बात कर लीजिए, तो आपको बता देंगे कैसे कैसे जोड़ना है, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इसकी PDF आपको कल मिलेगी, इसकी PDF आपको कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, ठीक है। आज कोई है ही नहीं ऑफिस में, मैं अकेला ही हूँ, बाय बाय। अपने आप से देखो, मैं आपको बहुत सारी थ्योरी दूंगा कंप्लीट करने के लिए, इसलिए मैं बहुत सारी थ्योरी आपको साथ साथ भी करवा रहा हूँ, तो मैं कुछ आपको क्रैक्स की फॉर्म में दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए उसमें। चलो बाय बाय।